जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ग्रुप डी के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ग्रुप डी में डीबी है और मेडिकल है। सब कुछ जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। क्या क्या डीबी के अंदर होता है उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो दोस्तों चैनल पर जाइए और वीडियो को विजिट कीजिए। आज की जो वीडियो है वो कंप्लीटली मेडिकल के ऊपर है। मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है और क्या आपको रीमेडिकल दिया जाता है, या इसमें मेडिकल में कुछ बच्चे फेल होते हैं या नहीं होते हैं, सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले जितने भी नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो शुरू करते हैं गाइस वीडियो। देखो, ग्रुप डी मेडिकल, भाई ग्रुप डी का मेडिकल है। अब सारे के सारे बोर्डों की रेस हो गई है। अब फाइनल रिजल्ट आना चालू हो गया बच्चों। फाइनल रिजल्ट के बाद आपका डीबी होना है। डीबी के साथ साथ में मेडिकल की प्रोसेस भी हाथों हाथ करा लेते हैं वो, क्योंकि वो पिछली बार जब मेरा हुआ था तो मेरा मेडिकल और डीबी एक साथ हुआ था। अब देखो आपकी क्या प्रोसेस है वो आपके लेटर के अंदर लिखा होगा, लेकिन मेरे अनुसार दोनों चीजें साथ होंगी। डीबी होगा पहले आपका, उसके बाद में बच्चों मेडिकल होगा। डीबी कंप्लीट करने के बाद में आपको अगले दिन एक पर्ची थमा दी जाएगी कि आपका मेडिकल हुआ है। आप उस अस्पताल में जाइए और आप वहां जाकर अपना मेडिकल करा लीजिए, ठीक है। लेकिन मेडिकल कराने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि आपको वो चीजें करके चलनी है। अपने आप को थोड़ा सा तैयार करके चलना है जिससे आपको वहां परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि जब स्टूडेंट नए होते हैं तो वो थोड़े से घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अगर आपके आपके अंदर कोई मेडिकली कमी भी है तो आपको फिर भी डिप्रेशन में नहीं जाना है, पैनिक नहीं होना है। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद में आप अपनी सारी की सारी क्यूरी, सारे के सारे प्रश्न एकदम जान जाएंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ग्रुप डी के अंदर क्या क्या टेस्ट होते हैं। सबसे पहले बच्चों आपका आई टेस्ट होता है। भाई आई टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि रेलवे के अंदर चाहे इंसान की उंगली कटी हुई है, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, मेन होती है आंखें। अगर एएलपी की बात करी जाए तो एएलपी की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए और स्टेशन मास्टर के लिए और गुड्स गार्ड के लिए एएलपी का जो मेडिकल होता है वो नंबर 1 का होता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर स्टेशन मास्टर और लोको पायलट, इनका जो मेडिकल होता है 6/9 होता है। एएलपी की बात करी जाए तो वहां 6/6 होता है। तो मेन चीज आंखें होती हैं रेलवे के अंदर। लेकिन यहाँ पर इतना नहीं है। यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका बिलो है, नीचे है। सिर्फ एक ही पोस्ट ऐसी होती है जिसमें आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। और यहाँ A2 जो डिफाइन किया गया सिर्फ आंखों के आधार पर डिफाइन किया गया। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर इतना वेट होना चाहिए, आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। रेलवे का जो मेडिकल है वो टोटली आंखों पर डिपेंड है। अगर आपकी आई साइट ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो आपकी आई साइट 6/6 है। थोड़ी सी वीक है तो 6/9 है, उससे वीक है तो 6/, ठीक है भाई, 6/12 है। सबकी सब कुछ सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दूंगा। आई टेस्ट होगा आपका। अब देखो, आई टेस्ट के बाद में आपका चेस्ट का एक्सरे होगा। चेस्ट का एक्सरे बोले तो ये सीने का एक्सरे होगा, क्योंकि ग्रुप डी की जो पोस्ट है इसमें आपको वजन से संबंधित काम करना पड़ता है। क्योंकि 35 किलो का वेट तो आप रेस के दौरान उठाते ही है। अब आपको और ज्यादा वेट भी उठाना पड़ सकता है कभी कभी। तो आपकी ये देखा जाता है कि कहीं इस पार्ट में कोई इंजरी तो नहीं है, कोई हड्डी आपकी ज्यादा टूटी हुई तो नहीं है, कभी आपको भविष्य में बहुत ज्यादा परेशानी पड़े, इसलिए आपका चेस्ट का एक्सरे किया जाता है। बाकी इसमें कोई और दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद में यूरिन टेस्ट होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट होता है तो यूरिन टेस्ट में देखो शुगर चेक किया जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जितने नौजवान होते हैं उन्हें ऑब्वियसली शुगर वाली प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है। और बाकी ब्लड ब्लड से संबंधित कोई भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बस आपको थोड़ा सा ज्यादा पानी पी लेना है और रिलैक्स रहना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ आपको नहीं आएगी। और ऐसा नहीं है कि इन चीजों के ऊपर आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब देखो, पाइल्स और हाइड्रोसिल चेक किया जाता है, क्योंकि पाइल्स और हाइड्रोसिल ये चीज महत्वपूर्ण है। इनके आधार पर आपको रीमेडिकल दे दिया जाता है। बिल्कुल 100% रीमेडिकल दे दिया जाता है, लेकिन आपको कभी भी वो बाहर नहीं करेंगे। आपको सिर्फ ऑपरेशन कराने का टाइम देते हैं। आपको कुछ दिन दे दिया जाएगा, भी ऑपरेशन करा लो, आ जाना, हम आपको ले लेंगे, ठीक है। अब देखो, पाइल्स में भी, पाइल्स आप जानती हैं बवासीर, ये चेक की जाती है, ठीक है भाई। अगर ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो आपको ऑपरेशन कराने के लिए टाइम दे दिया जाएगा, बाहर नहीं किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो, हाइड्रोसिल बच्चों आप जानते हैं। हाइड्रोसिल क्या होता है भाई? हाइड्रोसिल मतलब छोटा बड़ा होना, ठीक है, या फिर ज्यादा सूजन तो नहीं है, ये चेक किया जाता है। और ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है तो यहाँ पर आपको सिर्फ, यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर आपको ऑपरेशन कराने का टाइम दिया जाता है। अब कुछ बच्चे जो इन चीजों के बारे में जानते हैं वो ऑलरेडी पहले से ही अपना ऑपरेशन करा लेते हैं। तो मेरे भाई देखो, ये कंडीशन आप खुद ऑपरेशन मत कराना।
अगर हाँ कंडीशन ज़्यादा, सिचुएशन ज़्यादा बैड है, तो आप सलाह पर पहले आप काफ़ी सारे लोगों की सलाह ले लेना, मेडिकल पूरी सलाह एडवाइस ले लेना, उसके बाद कराना। अपने आप से खुद कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे आपको उसकी ज़रूरत ना पड़े। कभी कभी हम जिस काम को करना चाहते हैं उसके बिना करे भी हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो आप खुद अपने आप खुद मत कुछ मत करना, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर आपको कोई भी बाहर करने वाला नहीं है। ठीक है, क्या रीमेडिकल मिलता है? देखो मैंने आपको बता दिया, रीमेडिकल मिलता है, सिर्फ कुछ ही आधारों पर रीमेडिकल मिलता है। अगर दोस्त पाइल्स और हाइड्रोसिल में आपकी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो आपको ऑपरेशन कराने के लिए वो टाइम देते हैं, लेकिन इस आधार पर आपको बाहर नहीं किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा आई टेस्ट के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि आई टेस्ट आखिर रेलवे के अंदर क्या होता है। ठीक है भाई, देखो बच्चों, रेलवे के अंदर टोटल मिला के 12-13 पोस्ट हैं, जिसमें मैंने अधिकांश पोस्टें ली हैं, 1-2 पोस्ट छोड़ दी है मैंने। आप कमेंट बॉक्स में हमें उसके उसके बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो बता सकते हैं, जो पोस्ट छूटी हुई है। ऑब्वियसली बाकी मैंने सारी की सारी पोस्ट ले ली है, 1-2 पोस्ट तो मैं कहता नहीं। देखो बच्चों, एक पोस्टमैन की पोस्ट ऐसी है जिसमें A2 मेडिकल स्टैंडर्ड लिया जाता है। अब A2 की जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो होता है 6/9 होता है, 6/9 होता है। आपकी जो आई साइड होनी चाहिए 6/9 होनी चाहिए, 6/9 होनी चाहिए। A2 का मतलब है आपकी आपकी आई साइड बिना चश्मे के 6/9 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, SNT के अंदर B1 मांगा जाता है, SNT के अंदर B1 मांगा जाता है कि B1 B2 ये है क्या, ये मैं अगली स्लाइड में डिसाइड करूंगा, पूरा डिफाइन करूंगा। अब अगर देखो असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम SNT, इसमें B1 मांगा जाएगा। असिस्टेंट ट्रैक मशीन में A3 मांगा जाएगा। ठीक है भाई, ये भी मैं बताऊंगा आपको। असिस्टेंट TRD बोले तो बिजली वाला, यहाँ B1 मांगा जाएगा। मेडिकल मैं देखो हॉस्पिटल अटेंडेंट, हॉस्पिटल असिस्टेंट C1 मांगा जाएगा। ट्रेकमैन ग्रेड 4 यहाँ B1 माना जाएगा। अधिकांश बच्चों को जो पोस्ट मिलती है वो ट्रेकमैन 4 की मिलती है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका A1 A2 A3 नहीं है तो भी आपको ट्रेकमैन मिल जाएगी, चश्मा लगा हुआ तो भी आपको ट्रेकमैन मिल जाएगी। अब देखो बच्चों, अब देखो मैं थोड़ी सी और जो पोस्टर रह रही है उन्हें भी देख लेते हैं। असिस्टेंट वर्कशॉप के अंदर C1 है भाई। अब देखो असिस्टेंट ब्रिज के लिए B1 है। असिस्टेंट सी एन डब्ल्यू के लिए B1 है। ठीक है, असिस्टेंट डिपोर्ट स्टोर C1 है। असिस्टेंट लोकोसेट डीजल B1 है। असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल B1 है। ऑब्वियसली का क्या है भाई, या तो A2 है या B1 है या C1 है। ठीक है भाई, देखो आपने सारी की सारी पोस्ट देख ली, सबका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, B1 है या A2 है। अब A2 सिर्फ एक ही पोस्ट का है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफ इंट्रोडक्शन की ये चीज है क्या। अगर मैं बच्चे A1 की बात करता हूँ तो A1 है मेरे भाई 6/6, जो कि लोको पायलट के अंदर मांगा जाता है। यहाँ पर आपका A1 नहीं मांगा जाता है किसी भी पोस्ट के लिए, ग्रुप डी की चाहे वो कोई सी भी पोस्ट हो, यहाँ पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 नहीं मांगा जाता है। लेकिन स्टेशन मास्टर की पोस्ट में भी A1 नहीं मांगा जाता, वहां पर A2 अगर आपकी आई साइड है तो भी आप इलिजिबल हैं, स्टेशन मास्टर के लिए और गुड्स कार्ड दोनों के लिए। लेकिन लोको पायलट की पोस्ट ऐसी है जिसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मांगा जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर A2 की मैं बात करता हूँ तो A2 में क्या भाई 6/9 है। देखो 6/9 है, A2 का मतलब होता है 6/9, जो कि विदाउट ग्लास, बिना चश्मे के आपकी आंख 6/9 होनी चाहिए। अगर एक आंख में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो चल जाएगी, 6/9 उसे बोलते हैं। ठीक है भाई, अब देखो बच्चों A3 का मतलब है 6/9। देखो विद और विदाउट ग्लास, यहाँ पर आपका चश्मा भी लगा हुआ है ना, चश्मा भी लगा हुआ है और आप चश्मे लगाने के बाद भी ठीक देख पाते हैं तो इसे A3 बोलते हैं। और ग्रुप डी के अंदर कोई सी भी पोस्ट ऐसी नहीं है जिसमें A3 मेडिकल स्टैंडर्ड हो। लेकिन मैंने आपको बता दिया है A1 कंप्लीट 6/6, A2 6/9 विदाउट ग्लास, A3 क्या भाई 6/9 विद और विदाउट ग्लास, चश्मे और चश्मे के साथ भी और चश्मे से हटके भी। ठीक है भाई, आपकी 6/9 है तो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब अगर बच्चे में बात करता हूँ B1 की, देखो B1 का क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है। देखो 6/9 होनी चाहिए, 6/12 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लास। B1 का मतलब है आपकी जो आई साइड है वो 6/9 होनी चाहिए और 6/12 होनी चाहिए, चश्मे के साथ भी और चश्मे से हटके भी। चश्मा लगा के भी होनी चाहिए और चश्मा हटा के भी होनी चाहिए। कोई एक कंडीशन, या तो चश्मे के साथ हो, और का मतलब होता है कोई एक कंडीशन, दोनों नहीं, एक चीज होनी चाहिए। या तो चश्मा लगा के ठीक है तो भी काउंट होगी, और चश्मा आपको लगाना पड़ रहा है तो अब आपकी आती है तो भी ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पर 4 डायोप्टर से ज्यादा का चश्मा नहीं होना चाहिए आपका। 4 डायोप्टर बोले तो 4 नंबर से ज्यादा का आपका यहाँ चश्मा नहीं होना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखो C1 में 6/12 है, 6/18 है, विद और विदाउट ग्लास। ठीक है, ये दोनों की दोनों चीजें यही है, लेकिन यहाँ भी 4 नंबर से ज्यादा का आपका चश्मा नहीं होना चाहिए। अब इतनी चीज अगर आप एक बार चेक करवा लेना, आप किसी भी आई उस पर जाना, ठीक है भाई, आई वाले डॉक्टर पे जाना और उनसे बोल देना कि मेरा मेडिकल कर दो, मुझे पता लगाना है कि मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है।
क्योंकि आप अगर अपना मेडिकल स्टैंडर्ड जान जाते हैं तो आप उसी के अनुसार अपने आप को प्रिपेयर करके जाएंगे। क्योंकि दोस्तों वहां पर आपका चश्मा खुद बनवाते हैं वो लोग, चश्मा खुद बनवाते हैं वो। आपको सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे कुछ लेके जाना है, क्योंकि आपको कई दिन तक रुकना पड़ सकता है। अब चश्मा बनाने में भी आपके 700 से 800 रुपए या कहीं कहीं 1000 रुपए तक खर्च हो जाते हैं। तो वो एक्स्ट्रा खर्च आपको अपनी जेब में लेके चलना है पहले से ही। ठीक है भाई दोस्तों, वैसा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, आज के जमाने में हर इंसान अपना इंतजाम करके चलता है। लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब देखो मेरे साथ में क्या हुआ था, मेरी भी आईसाइट मुझे ऐसा लगा था कि मेरी वीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चेक कराई थी, मेरी उस टाइम 6/9 थी, 6/9 थी। क्योंकि मैंने 10+2 की 2015 वाली जो टाइपिंग है 2017 में दी हुई थी, उसके कारण मुझे टाइपिंग में मैं फेल हो गया था। लेकिन इतनी टाइपिंग की प्रैक्टिस की थी, इतनी टाइपिंग की प्रैक्टिस की थी कि मेरी जो आईसाइट थी वो वीक हो गई थी और मेरा चश्मा लग गया था। चश्मा लगने के कारण मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई आने वाले समय में हो सकता है कि मैं रेलवे की और पोस्टों के लिए बाहर हो जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैंने काफ़ी सारी दवाइयों का यूज किया, ड्रॉप डाली डेली वेज, और मेरी जो आईसाइट है कब पूरी हो गई मुझे पता नहीं चला। दोस्तों मुझे कब पता नहीं चला कि मेरी आईसाइट कब 6/6 हो गई। अब मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड में मैं चश्मा लेकर गया था, क्योंकि मैंने दोस्तों से पूछ लिया था भी चश्मा जो है नया खरीदवा रहे हैं, तो मैं ऑलरेडी अपना चश्मा खुद का लेकर गया था। और मुझे नंबर तो मेरा था नहीं कोई भी, सिर्फ एक नॉर्मल चश्मा था जो कि कंप्यूटर का था, और उसमें देखो कंप्यूटर वाले चश्मे में कोई नंबर भी नहीं होता है। लेकिन वो 6/9 मेरी आईसाइट थी। अब जब मेरा मेडिकल चेकअप हुआ, तो मेरा मेडिकल होने के बाद में मैं चश्मा अपने लगा के गया था अंदर। तो मैडम ने पहले मेरा चश्मा उतरवाया, मैंने क्या करा अपना चश्मा जेब में रख लिया। अब जब मेरा पूरा मेडिकल हो जाता है, पूरा मेडिकल के बाद में मेरी दोनों की दोनों आईसाइट बिल्कुल कंप्लीट और फिट पाई जाती है। मेरी आईसाइट दोनों की दोनों आंखों से 6/6 थी। तो मेडिकल ने बोला आपकी जब आईसाइट 6/6 है तो आप चश्मा क्यों यूज करते हैं। मेरी पहले 6/9 थी, लेकिन उसके बाद में मेरी 6/6 हो गई। मैंने ड्रॉप का यूज किया डेली वेज, कुछ दवाइयाँ भी खाई, उसके कारण मेरी 6/6 हो गई थी। तो आपको कोई भी पैनिक नहीं होना है। हमारे कई सारे बच्चे ऐसे हुए थे जिनकी आईसाइट वीक थी, जिनका चश्मा लगा हुआ था, उनसे सिर्फ इतना काम कहा गया था कि उन्हें पर्ची देकर इस नंबर का चश्मा बनवाने के लिए बोला गया था। और आप आ जाइए मार्केट में कहीं भी जाइए, थोड़ी बहुत देर लगेगी आपको, 1 से 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर अंदर आप चश्मा ले आइए दोस्त, और चश्मा ले आने के बाद में आप यहाँ जमा कर दीजिए। और जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होगा वो आपकी फाइल के अंदर लगता है, फाइल के अंदर लगता है। जैसे मान लीजिए भाई बच्चों, अगर भविष्य में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, मेरे दोस्त भविष्य में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है या फिर A2 है, ठीक है भाई, B1 है A2 है। और देखो ये चीज क्यों हमारे लिए वेरी करती है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य में जब भी आपका प्रमोशन होगा, जब भी आप LDC का एग्जाम देंगे, GDC का एग्जाम देंगे, तो प्रमोशन जो होगा मेरे दोस्त, अगर आप स्टेशन मास्टर का LDC दे रहे हैं या फिर गुड्स गार्ड का LDC दे रहे हैं, क्योंकि मेरा एक खुद का दोस्त स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड दोनों बनने के बाद भी वो इसी कारण बच्चों, मेरे दोस्त इसी कारण वो बाहर हो गया। ठीक है भाई, क्योंकि उसकी जो मेडिकल थी वो ऑलरेडी अनफिट थी जब उसका सिलेक्शन ग्रुप डी के अंदर हुआ था। अगर इस टाइम आपका, ठीक है भाई, इस टाइम आपका A2 है या B1 है या C1 है, भविष्य में अगर आपका LDC जब भी होता है तो आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो यही काउंट किया जाएगा, क्योंकि उस टाइम आपने रेलवे के अंदर सर्विस दे दी है। अगर रेलवे की सर्विस देने के दौरान आपकी आईसाइट वीक हुई है तो वहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। भविष्य में मान लीजिए अगर किसी बच्चे का इस टाइम A2 है, इस टाइम A2 है या A1 है, भविष्य में अगर काफी समय ड्यूटी करने के बाद में उसकी जो आईसाइट है थोड़ी सी वीक हो जाती है, थोड़ी सी वीक हो जाती है, ठीक है भाई, थोड़ी सी वीक हो जाती है, तो उसे थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल सकता है प्रमोशन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी स्टैम्प B1 थी, स्टैम्प B1 है, और आप भविष्य में अगर लोको पायलट, भविष्य में अगर आप देखो लोको पायलट को तो बिल्कुल भी कंसिडर मत कीजिए, क्योंकि लोको पायलट के अंदर बिल्कुल भी यहाँ डिस्काउंट नहीं चलता है। लोको पायलट सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त A1 स्टैंडर्ड मेडिकल होता है लोको पायलट का। लेकिन यहाँ पर स्टेशन मास्टर चश्मे के साथ में चल जाता है, कहीं कहीं चल जाता है अगर वो डिपार्टमेंटल से आया हुआ है तो। इसलिए मेरे भाई देखो, वैसी बात तो रेलवे लेता नहीं है, लेकिन इस पे भी विचार किया गया है, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की है। क्योंकि जो इंसान भाई क्या करेगा, उसने डिपार्टमेंटल एग्जाम निकाला, बिल्कुल फाइनल मेरिट तक गया, लेकिन उसे मेडिकल बेस पर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, क्योंकि उसका उस टाइम जब उसकी ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम उसका मेडिकल B1 या C1 लिखा गया था। अब B1 या C1 वाले को वो क्यों ले लेंगे भाई, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ स्टेशन मास्टर की और गुड्स गार्ड की, तो गुड्स गार्ड का और स्टेशन मास्टर का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 है, तो वो बिल्कुल नहीं लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, इस टाइम जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा उसी के आधार पर आपका बच्चों भविष्य में प्रमोशन होगा। आप उसी पोस्ट के लिए जाएंगे जो कि आपका इस टाइम मेडिकल स्टैंडर्ड
है। ठीक है भाई। तो दोस्तों मैंने जितनी भी जानकारी आपको दी है वो मेरी खुद के साथ में हुई थी और बाकी मैंने अपने दोस्तों से भी थोड़ी बहुत जानकारी ली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। ऐसी इंटरेस्टिंग और कंप्लीट जानकारी जानने के लिए, चाहे एसएससी की जानकारी हो, चाहे रेलवे की जानकारी हो, सारी की सारी वीडियो मैं आपको इस चैनल पर डेली बेस प्रोवाइड कराता रहता हूं। और इसी चैनल पर मैं आपको मैथ भी पढ़ाता हूं और बाकी हमारे दोस्त और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।